Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 10th of March 2023। 10 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि ये हिंदू एनालिसिस देखने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम पीआईबी का भी एनालिसिस कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, जस्ट मेक अ नोट्स ऑफ इट। और अगर आपको नोट्स भी नहीं बनानी है तो हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। ऐप में हम पूरे नोट्स डेली पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। लाइक ज़रूर करिएगा कंटेंट, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो उससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। प्लीज़ डू लाइक इट। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायो कंप्यूटर्स। बायो कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दिख रहे होंगे आप लोग को स्क्रीन में। आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद मैच कर लीजिए। मैं आंसर बताता हूँ आपको। देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा था ब्रेन ऑर्गेनाइड्स डेवलप्ड इन द लैब यूजिंग 3D कल्चर्स ऑफ ब्रेन टिश्यू विल बी कंबाइंड विद मॉडर्न कंप्यूटर मेथड्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। ब्रेन ऑर्गेनाइड्स डेवलप किए जाते हैं 3D कल्चर ऑफ ब्रेन टिश्यूज, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ब्रेन ऑर्गेनाइड्स कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड यूजिंग स्टेम सेल्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स विद कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। यस, ब्रेन ऑर्गेनाइड्स कैन बी डेवलप्ड यूजिंग स्टेम सेल्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स विद कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। ऐसा तो नहीं कि किसी को कॉग्निटिव डिसऑर्डर है तो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स डेवलप नहीं किए जा सकते हैं, बिल्कुल। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सॉरी। तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है ना। तो आंसर विल बी नाइदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स will be selected based on the recommendation of a committee that includes the leader of the opposition। इनमें से कौन कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जिनको सेलेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशन करने के लिए कमेटी बनती है और उस कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। तो यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपके सामने। आपको बताना है इनमें से किसके किसके सिलेक्शन में लीडर ऑफ अपोजिशन का होना ज़रूरी है। तो अगर आप इनको मैच करें, इफ़ यू मैच ऑल दीज, पॉज करके अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। मैं आपको आंसर बताऊँ तो इसमें 6 के 6 के लिए आपको ज़रूरी है ना। तो ऑल दीज रिक्वायर द रिक्वायरमेंट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन में सब में चाहिए ना, तो ये आप करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन। पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शंस आर नॉर्थ अंडमान, ग्रेट निकोबार, तमिलनाडु, केरला। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, तमिलनाडु। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। कुछ नया सीखने को मिला होगा आप लोग को। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, अटैक ऑन मीडिया हाउसेज इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द बेसिक टेनेट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको कि अटैक ऑन द मीडिया हाउसेज, जैसा कि आप देख रहे होंगे बीच बीच में कई बार आपको न्यूज़ सुनने को आती होगी। तो मीडिया हाउसेज के ऊपर जो अटैक है, इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन द बेसिक टेनेट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, बट यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज जब आप करोगे तो हाँ, यहाँ पे आप ये तो बताओगे कि किस तरीके से मीडिया हाउसेस की गलती है, लेकिन आप यहाँ पे वो भी बताओगे कि किस तरीके से आपका बेसिकली मीडिया हाउसेस कई बार गलत तरीके से वो भी करते हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। तो पहले कुछ ऐसे न्यूज़ आइटम्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, दूसरे अदर सोर्सेज से लिए गए हैं अदर देन हिंदू एंड ऑल। तो पहला जो न्यूज़ है वो है, इसरो ने ब्रिंग डाउन मतलब री एंट्री करवाई है एक डीकमीशन्ड वेदर सैटेलाइट की, जिसका नाम है मेघा ट्रॉपिक्स 1। याद रखिएगा, मेघा ट्रॉपिक्स 1 इट्स अ वेदर सैटेलाइट, जिसको कि डीकमीशन होने के बाद इसरो ने ब्रिंग बैक यानी कि दोबारा री एंट्री की है, वापस ले आया है। तो मेघा ट्रॉपिक्स क्या है? इट वॉज अ जॉइंट मिशन बाय इंडिया एंड फ्रांस टू स्टडी द ट्रॉपिक्स, वाटर साइकिल एंड एनर्जी एक्सचेंज। याद रखिएगा, वाटर साइकिल और एनर्जी एक्सचेंज को पढ़ने और समझने के लिए एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया गया था बाय इंडिया एंड फ्रांस, जिसका नाम था मेघा ट्रॉपिक्स 1, ठीक है ना। मेघा ट्रॉपिक्स 1 वेदर सैटेलाइट थी। अब इसरो के द्वारा ये डेवलप किया गया था। सैटेलाइट वर्कड फॉर ओवर अ डिकेड, एक डिकेड से ज़्यादा इसने काम किया। प्रोवाइडेड वैल्यूएबल डेटा ऑन द क्लाइमेट मॉडल्स एंड ऑल, एंड इट वाज अ 1000 kg सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2011। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। मिशन लाइफ इसकी पहले स्टार्टिंग में 3 साल की रखी गई थी। द मिशन लाइफ वॉज 3 years, ठीक है ना। इसरो नाउ ब्रॉट डाउन द डीकमीशन्ड वेदर सैटेलाइट मेघा ट्रॉपिक्स 1 इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड बर्nt अप इन
इन द एटमॉस्फेयर, तो इसको वापस कंट्रोल मैनर में ले आया गया और बर्नट अप किया गया इन द एटमॉस्फेयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग मेगा ट्रॉपिक्स 1 इंडिया एंड फ्रांस वेदर सैटेलाइट। सेकेंड न्यूज़ है द वार्म मून, याद रखिएगा वर्म मून या वार्म मून जो भी आपको लिखना है, ये WARM नहीं है, WO वर्म वाला, अर्थ वर्म वाला। तो एक्चुअली होता क्या है, द फाइनल फुल मून ऑफ द विंटर सीजन, लिख लीजिए आप लोग, द फाइनल फुल मून ऑफ द विंटर सीजन इज कॉल्ड वर्म मून। याद रखिएगा, जो फाइनल फुल मून होता है विंटर सीजन का उसको वर्म मून बोलते हैं। ये लगभग 6 से 7 मार्च के आसपास विजुअल रहता है। ईच ईयर द टाइमिंग वेरीज बिटवीन द February टू लेट मार्च, लेट फरवरी से लेट मार्च के बीच में कभी भी ये आ सकता है। द नेम ऑफ दिस फुल मून इज ड्राइड फ्रॉम द टाइम इट अपीयर्स इन द ईयर when winter subsides in the northern hemisphere, leading to earthworms emerging from the ground as the soil softens। यहाँ पे दिक्कत ये, मतलब यहाँ पे बेसिक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अर्थवर्म्स जो है वो सॉइल से निकलना शुरू कर जाए। द अर्थवर्म्स स्टार्ट इमर्जिंग फ्रॉम द ग्राउंड एज द सॉइल सॉफ्टन्स, एंड तभी इसी टाइम को ये माना जाता है कि ये वर्म मून का टाइम है। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आप समझ गए होंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है यूएस टेनेसीज रेसिडेंट्स लिविंग क्लोज टू जैक डेनियल्स डिस्टिलरीज आर स्क्रैम्बलिंग ओवर अ विस्की फंगस प्रॉब्लम। जो ये एक नई प्रॉब्लम है जो कि जो ये डिस्टिलरीज होती हैं, विस्की की डिस्टिलरीज होती हैं जहाँ पे बनती है विस्की, वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस की जाती है। यहाँ पे द प्रॉब्लम इज़ विस्की फंगस प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ द विस्की फंगस प्रॉब्लम। तो ये विस्की फंगस याद रखेगा, जो जहाँ पे भी विस्की बनती है, डिस्टिलरीज होती है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। अब ये इसमें होता क्या है, विस्की फंगस होते क्या है, दे आर एक्चुअली ब्लैक स्टिकी सब्सटेंसेस, दे आर ब्लैक स्टिकी सब्सटेंसेस। याद रखिएगा, अमेरिका में भी जैसे जैक डेनियल्स एक बहुत फेमस विस्की है, जैक डेनियल्स, वहाँ पे लगभग 150 सालों से प्रोड्यूस की जा रही है। अब वहाँ पे उसके एक वेयर हाउस में इसी तरीके से डिस्टिलरी में यही विस्की फंगस की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गई है। अब विस्की फंगस होता क्या है, विस्की फंगस इज ऑल्सो नोन एज बाउडोइनिया कॉम्पियंसिस, याद रखिएगा, बाउडोइनिया कॉम्पियासिनेंसिस। ठीक है ना, तो इट इज़ अ विस्की फंगस। ये एक ब्लैक फंगस होता है दैट कैन ग्रो ऑन द सर्फेसेज व्हेन एक्सपोज्ड टू इथेनॉल वेपर्स। जब इथेनॉल वेपर्स जहाँ पड़ते हैं उन सर्फेसेज में हो जाता है, जैसे कि बिल्डिंग्स एक्सटीरियर्स है ना। अब ये डिस्टिलरीज में हो गया। अब इससे होता क्या है कि जो स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो उस पूरे बिल्डिंग की, वो ख़राब होने लगती है। धीरे धीरे हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर गिर भी जाए, ढह भी जाए। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इट कैन पेनिट्रेट एंड वीकन द बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल को वीक कर देता है, एंड इट लीड्स टू स्ट्रक्चरल डैमेज एज वेल। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और न्यूज़ आइटम है प्लास्टिकोसिस के रिगार्डिंग। जो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं एंड यूके के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नई फाइब्रोटिक डिसीज़ डिस्कवर की है जिसका नाम है प्लास्टिकोसिस। प्लास्टिकोसिस एक बर्ड्स की डिसीज़ है जो कि देखा गया है कि इट इज़ कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक्स विच लीड्स टू लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ऑन द फॉर्मेशन और एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यूज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बर्ड्स। तो बर्ड्स में ये प्लास्टिकोसिस की डिसीज़ देखी गई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज़ आइटम्स, आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है सेंटर टू रिकंसीडर सेफ हार्बर क्लॉज इन आईटी लॉ। अब यहाँ पे एक्चुअली जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक आउटलाइन बना रही है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की। ठीक है ना, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की। अब इट इज़ एक्चुअली ओवरहॉल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आप सबको पता है कि आईटी एक्ट आया था 2000 में, है ना, आईटी एक्ट 2000 में आया था। अब आईटी एक्ट 2000 के बाद उसको ओवरहॉल करने के लिए ये डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 लाया जा रहा है। ठीक है ना, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। अब इसमें एक जो इशू है मेजर, वो इशू है रिगार्डिंग द सेफ हार्बर क्लॉज। सेफ हार्बर क्लॉज जो है वो क्या करता है, गवर्नमेंट बेसिकली इसको रिकंसिडर कर रही है कि इसको रखा जाए कि ना रखा जाए। अब सेफ हार्बर क्लॉज एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि इंटरमीडियरीज, यानी कि जैसे मान लो ट्विटर हो गया या फेसबुक हो गया, ये आपके इंटरमीडियरीज हैं। ये इंटरमीडियरीज जो है इंटरनेट पे, उनको ये कहता है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड पार्टी पोस्ट ऑन वेबसाइट। मतलब कि जैसे ट्विटर में क्या पोस्ट हो रहा है इसके लिए ट्विटर जिम्मेदार नहीं है, या फेसबुक में जो भी पोस्ट हो रहा है इसके लिए फेसबुक जिम्मेदार नहीं, क्योंकि यूज़र्स तो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा
यूजर्स हैं, वो एक साथ क्या पोस्ट कर रहे हैं कौन जानता है। तो उनका ये कहना है कि ये सेफ हार्बर क्लॉज होता है जो बेसिकली उनको लाइबिलिटी से बचाता है, मतलब कि जो ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनको लाइबिलिटी से बचाने के लिए सेफ हार्बर क्लॉज है, जो कि अलाउ करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टू अवॉइड एनी लाइबिलिटी फॉर पोस्ट्स मेड बाय द यूज़र के द्वारा बनाए गए पोस्टों के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं लेता है ये सोशल मीडिया। तो सेफ हार्बर क्लॉज जो है रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स को 2021 रूल्स आए थे, तो उसमें भी ये कहा गया था कि गवर्नमेंट जब भी ऑर्डर करेगा तो इंटरमीडिएट्स को कंटेंट को टेक डाउन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली एक तरीके से सेफ हार्बर क्लॉज की थोड़ा उसमें था, ये अगेंस्ट था। तो ये ऑलरेडी चल रहा था, अब गवर्नमेंट इज रिकंसीडरिंग दैट, ताकि डिजिटल इंडिया एक्ट जब लाया जाए तो उस पर सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ तक की न्यूज़ आइटम आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। बता रहा हूँ जो भी यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं इसके अलावा आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पर्सनल गारंटी मेरी है। ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। लॉन्ग लॉस्ट मॉथ स्पीशीज कॉट ऑन कैमरा इन तमिलनाडु फॉरेस्ट। तो दो रिसर्चर्स ने तमिलनाडु के ही, उन्होंने स्पॉट की एक रेयर मॉथ स्पीशीज for the first time in India in the buffer zone of Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve after it was sighted 127 years ago at Trincomalee in Sri Lanka। 1893 में त्रिंकोमली श्रीलंका में 127 साल पहले जो मॉथ स्पीशीज देखी गई थी वो अभी कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में फिर से देखी गई है। तमिलनाडु में है कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। तो पहले तो एक लोकेशन आपको याद रखनी है, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इट इज़ इन ये तमिलनाडु रीजन। और ये मॉथ स्पीशीज़ का नाम भी आप एक बार देख लीजिएगा, द मॉथ स्पीशीज़ मीम्यूसेमिया सिलोनिका, याद रखिएगा मीम्यूसेमिया सिलोनिका, दिस इज़ द नेम ऑफ द मॉथ स्पीशीज़। आप देख सकते हैं मीम्यूसेमिया सिलोनिका। तो it is the name of the moth species that has been visible after 127 years, and it is a moth species belonging to the subfamily अगरिस्टीने, याद रखिएगा अगरिस्टीने नाम की सब फैमिली है नॉक्टुइडे इज द फैमिली, and first illustrated and described by English entomologist George Hampson in 1893। जॉर्ज हैम्सन ने 1893 में इसको श्रीलंका में देखा था, ठीक है ना, त्रिंकोमली। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दोबारा से रिडिस्कवर किया गया है इसको, ठीक है ना। आगे आप मूव कर सकते हैं, मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे ऐसे ये तो कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे फार्मर डिस्ट्रेस के बारे में है, जो कि जो इम्पोर्टेंट इस समय डिस्ट्रेस चल रहा है वो ज़रूर लिख लीजिएगा। द प्राइजेज आर फॉलिंग अ लॉट एंड देयरफॉर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सेकंड है, जैसे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो जो पोटैटो वाले हैं, जैसे पोटैटो की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी, तो पोटैटो के जो ग्रोअर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही कि ना वो स्टोर कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज की अनअवेलेबिलिटी के कारण। दूसरा ये है कि उनके पास इतना रिसोर्स नहीं कि वो पोटैटो को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवा दें, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो द अनियन एंड पोटैटो कल्टिवेटर्स इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आर एट द ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि प्रोडक्शन जो अभी हुआ है वो सेल हो रहा है, दैट इज़ वे बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम में बिकेगा तो ऑब्वियसली बात है डेट होगा, फ्यूचर उनका अनसर्टेन रहेगा। तो दिस इज़ द फार्मर डिस्ट्रेस दैट इज़ गोइंग ऑन। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, स्पेशली उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र वाला रीजन जो है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ये है। आगे देखते हैं एडिटोरियल पार्ट में पहला जो एडिटोरियल है वो है मीडिया रेट्स दैट ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन प्रेस फ्रीडम। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये मीडिया रेट्स के ऊपर है, जो मीडिया के ऊपर थोड़ा कई बार क्रैक डाउन होता है। तो अभी रिसेंटली BBC का एक ऑथर ने लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे एक्शन किया था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली एंड मुंबई दोनों जगह पर, ठीक है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि ये क्यों किया गया था, इट इज़ द नेचुरल आउटकम ऑफ द
BBC's 2-part डॉक्यूमेंट्री सीरीज ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक 2-part डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसके बाद मतलब उससे इंटिमिडेट होके गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, ठीक है ना, ऑथर का ये कहना है। नाउ ऑथर सेज दैट कि इट गिव्स अ चिलिंग मैसेज, ऑब्वियसली बात है, अटैक ऑन द मीडिया इज इट गिव्स अ चिलिंग मैसेज कि अगर आप इस तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखोगे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करते हो तो दैट विल क्रिएट रिकस एंड इम्पैक्ट ऑन द मीडिया हाउसेज एंड जर्नलिस्ट्स एज वेल। तो ऑथर का ये कहना है कि जर्नलिस्ट जो है दे आर बेसिकली द लिंचपिन ऑफ द डेमोक्रेसी, और इस तरीके से उनको आप अटैक नहीं कर सकते उन पर। दिस इज व्हाट द ऑथर्स व्यू पॉइंट आर, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट द ऑथर सेज। एंड ऑथर का ये कहना है कि 2018 के बाद लगभग 10 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे डिवाइस सर्चेस हुए हैं जो कि प्रेस फ्रीडम को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इट क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ फियर इन द माइंड्स ऑफ द जर्नलिस्ट्स एंड रिपोर्टर्स एंड ऑल, है ना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। लेकिन देखो मैं फिर भी आपको ये चीज़ बोलूँगा कि इसके दो पहलू हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा गवर्नमेंट ही गलत हो, ज़रूरी ये नहीं कि हमेशा व्यक्ति गलत हो या रेड करने वाले लोग ही गलत हों। कई बार जो ये मीडिया हाउसेज हैं ये भी अपना प्रोपोगंडा और वेंडेटा लेके रन करते रहते हैं, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है जो कि आपको आज अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है ना। ऑथर का ये कहना है कि अब अच्छा अभी बीच में एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि इसके रिगार्डिंग ऑन द मीडिया रेट्स एंड ऑल, तो इसमें होम अफेयर्स का ये कहना था कि ये लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की जो केसेस हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो इसका पूरा रिकॉर्ड इस तरीके से सेंटर के पास नहीं मेंटेन रहता है। लेकिन ये ऑथर का कहना है कि हाफ ट्रुथ है, क्योंकि पहली चीज़ तो है कि NCRB के थ्रू, कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू और ये सब के थ्रू पूरा डेटा आपके पास ऑलरेडी आता है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट से वहाँ से आप ऑलरेडी लेते हो। दूसरा जो उनका पॉइंट है ये कहना है कि बहुत सारी रेट्स इनमें से ऐसी हैं जो कि सेंट्रल बॉडीज़ द्वारा की गई हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है। मतलब तो इस तरीके से ऑथर का कहना है कि हाफ ट्रुथ है जो कि सेंटर फैलाता है। दिस व्हाट द ऑथर सेज। तीसरा ऑथर का ये कहना है कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये चिलिंग इम्पैक्ट कर रही हैं, फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, राइट टू प्रिवेसी को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। कई बार जो जर्नलिस्ट होते हैं ना केवल उनके ऊपर अटैक होता है बल्कि उनके डिवाइसेस को इंटरसेप्ट किया जाता है जो कि उनकी पर्सनल लिबर्टी और उनके पर्सनल फ्रीडम के अगेंस्ट है। अब ऑथर का ये कहना है कि जो वे आउट है वो हमको सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है वहाँ पे दिखेगा। तो ऑथर कहना है कि जुडिशरी का मेन काम है कि वो प्रोटेक्ट करे इस तरीके के पिलर्स को, क्योंकि जुडिशरी इज़ द फाइनल प्रिजर्वेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल प्रोटेक्टर ऑफ प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, वो कोर्ट्स ऑफ इंडिया जुडिशरी है। तो जुडिशरी को बहुत एक्टिव रोल प्ले करना है अगर इस तरीके की चीज़ों को रोकना है, तो ऑथर का ये कहना है। ऑथर का ये भी कहना है KS पुट्टास्वामी केस जो है वो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर है, तो इन केसेस को बेसिस बना करके जुडिशरी एक्ट करे। लेकिन ज़रूरी सबसे पहले ये है कि अगर आपको फ्री एंड फेयर प्रेस चाहिए अगर आपको, तो आपको फिर फ्री एंड विदाउट फियर और फेवर वाली जुडिशरी भी चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा जो आर्टिकल है वो है आइडियल ट्रैक टू रन इंडियन लॉजिस्टिक सिस्टम। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये गति शक्ति के ऊपर लिखा गया है। आज आपको बता दूं कि यूनियन बजट 2023 में गति शक्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब स्कीम है इंडिया की, उसके लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो रेलवेज़ है ना, रेलवेज़ के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर इंडियन रेलवेज हैज़ बीन गिवन आउट। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे अगर लॉजिस्टिक्स की हम बात करें, यानी कि अगर सपोज करो फ्रीट मूवमेंट की बात करें, तो इंडिया का जो मैक्सिमम फ्रीट मूवमेंट होता है वो अभी भी रोडवेज़ के थ्रू होता है, दैट इज स्टिल टेकिंग प्लेस थ्रू रोडवेज़। ऑथर का ये कहना है कि अगर हम रेलवे से फ्रीट मूवमेंट करें तो दैट इज़ नॉट ओनली मोर इकोनॉमिकल, दैट इज़ मोर सस्टेनेबल ऑल्सो, दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल, मोर सस्टेनेबल, और आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो इंडिया में अभी तक जो है वो जो 65% ऑफ द फ्रीट मूवमेंट है दैट इज़ बाय द रोड, है ना। एंड इससे होता क्या है कि इससे होता ये कि जो बर्डन ऑन रोड्स है वो इंक्रीज़ होता है, सिग्निफिकेंट कंजेशन इंक्रीज़ होता है रोड्स का, पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता है, रिजल्टेंट लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है आपकी वो एस्केलेट हो जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग मोर फ्री टू मूवमेंट वाया रोड्स, है ना। आप देख सकते हैं कि इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, कंजेशन बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है,
ठीक है ना, ये सारी चीज़ हो रही है। द इंक्रीज्ड अडॉप्शन ऑफ द रेलवेज एज अ मोड ऑफ कार्गो मूवमेंट इज क्रूशल टू इम्प्रूव इंडियाज लॉजिस्टिक्स कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो रेलवेज हैं, जब तक हम उसको कार्गो मूवमेंट के लिए इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे और उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसका परसेंटेज है, तब तक इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगा। तो लॉजिस्टिक्स को अगर कॉम्पिटिटिव बनाना है तो आपको कार्गो मूवमेंट के लिए जो रेलवे का मोड है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद ऑथर ने यही कहा है कि जो अगर हम कॉस्ट देखें, एनालिसिस करें रोड्स और रेलवेज़ का, तो ऑब्वियसली बात है रेलवेज़ नियरली हाफ ऑफ द कॉस्ट में रन करती हैं देन द रोड्स डबल ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द रेल रहता है रोड्स का, ठीक है ना। तो लेकिन वही बात है कि लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में कन्वीनियंस ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी हो सकती है, जिस पॉइंट पे आपको चाहिए उस पॉइंट पे एग्जैक्ट डिलीवरी की जा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कन्वीनियंस का अगर हम एस्पेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे रोड्स थोड़ा सा आगे आपको ज़रूर दिखेगी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि अभी अगर हम देखें ग्लोबली जो रेलवे सिस्टम्स है, दे आर हैवीली इन्वेस्टिंग ऑन एडवांस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्विक एंड लो कॉस्ट कंटेनर मूवमेंट, क्योंकि कंटेनर जो ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है। अब रेलवेज जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, हैवीली इन्वेस्ट हो रहा है, ताकि जो क्विक एंड लो कॉस्ट कंटेनर मूवमेंट है वो भी किया जा सके। हालांकि रेलवे में जब आप देखेंगे, रेलवे की मदद से जब आप कंटेनर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली आता है ऊपर वायरिंग और ये सब ओवरहेड लाइंस इन सबसे टकराने का भी खतरा रहता है। बट इसी का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से अपन ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो मूवमेंट यूजिंग द रेलवेज़ की कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इंडियन रेलवेज़ जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अपग्रेड कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो टारगेट है रेल फ्लीट का वो अचीव किया जा सके, और जो हम मतलब प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं वही एग्जैक्टली आपको देखने को मिले। तो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है। ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के लिए अगर आपको मतलब जो आपको एक स्पेशल एंटिटी बनानी चाहिए। इंडियन रेलवेज नीड टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें एक स्पेशल एंटिटी बनाओ, इस्टेब्लिश करो, रेलवेज़ के अंदर ही करो, और वो वही हैंडल करे इंटर मॉडल लॉजिस्टिक्स को इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट प्लेयर्स एंड ऑल। तो ऑथर ने यहाँ पे ये सजेशन भी दिया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये सब आप लिख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल आगे मेरे साथ बढ़ सकते हैं। इंडिया टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। अब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ये कहना है कि इंडिया जो है हमारा टॉप लेवल का पार्टनर है, ठीक है ना। एंथोनी अल्बानीज़ का ये कहना है। ऑस्ट्रेलिया अभी रिसेंटली होस्ट करेगा एक्सरसाइज मालाबार फॉर द फर्स्ट टाइम। आप सबको पता है कि मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है मालाबार में, और ये ऑस्ट्रेलिया जो है पहली बार होस्ट करेगा मालाबार एक्सरसाइज, और इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है टैलिस्मान साबर, याद रखिएगा टैलिस्मान सेबर या साबर। टैलिस्मान साबर में इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, तो ये भी दोनों एक्सरसाइज लिख लीजिएगा। टैलिस्मान सेबर अगर आपसे कोई पूछे तो ये एक्सरसाइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे त्रिपुरा सीएम रिजेक्ट्स द मोथाज डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अब आपको यहाँ बता दूँ कि जो मनिक साहा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं, मनिक साहा, उनका ये कहना है कि जो डिमांड चल रही है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बाय द त्रिपुरा मोथा, है ना, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ, इंडिजिनस जो कम्युनिटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम एक्स्ट्रा माइल जरूर चलेंगे। एक चीज़ आप लोग और लिख लीजिए कि तिपरासा क्या होता है। तिपरासा इज़ द टोटल इंडिजिनस पीपल लिविंग इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। जो तिपरासा है ये इंडिजिनस लोगों को टर्म कहा जाता है, जो इंडिजिनस लोग हैं वहाँ के, उनके लिए टर्म यूज़ होता है। लगभग 19 ट्राइब्स हैं वहाँ पे जिनके अक्रॉस ये तिपरासा पीपल या कि इंडिजिनस पीपल वहाँ पे मतलब हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। डीकिन यूनिवर्सिटी इन गिफ्ट सिटी विल अलाउ सेमेस्टर्स अब्रॉड। अब ऑस्ट्रेलिया की जो डीकिन यूनिवर्सिटी है दैट विल बी द फर्स्ट फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेट अप अ कैंपस इन गिफ्ट सिटी या फिर गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डीकिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो पहली यूनिवर्सिटी बन रही है। इट विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप अ कैंपस इन गिफ्ट सिटी, याद रखिए गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। अब ये अपना एकेडमिक प्रोग्राम रन करेगा फ्रॉम जुलाई 2024, वेयर स्टूडेंट्स विल हैव द ऑप्शन टू माइग्रेट टू कैंपसेस इन इट्स होम कंट्री, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कैंपस में भी आप माइग्रेट
कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि अनाउंस की गई है बाय द ऑस्ट्रेलिया। एंड डीकिन यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो ये क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग में 266 रैंक पे है। जो रूल था वो भी यही कहता है कि लगभग मतलब टॉप 500 जो क्यूएस रैंकिंग की हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा, ठीक है ना, इंडिया में। तो जो रूल्स थे वो भी यही थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो देयर इज़ नो सच आर्टिकल नाउ। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।